Hello students, today in this video we will be talking about the STEM domain। जो PCM वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साइंस के सिलेबस के बारे में। ये लास्ट मिनट रिवीजन है तो ये ऑब्वियसली मैं आपको उतना स्क्रैच से नहीं बताऊंगा, आपको एक रिवीजन करवाऊंगा। और देखते हैं जितने भी आपके जो साइंस के चैप्टर्स हैं वो सारा रिवीजन आपको एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा ये। और जो बच्चे, मैं दोबारा से आपको बता दूं कि जो बच्चे जिन्होंने अभी एसओएसी में पीसीएम में अप्लाई किया है उनके लिए खासकर ये वीडियो है। और अगर आप पीसीबी वाले हो, बायोलॉजी वाले हो, मेडिकल वाले हो तो आपके लिए ऑलरेडी वीडियो चैनल पे डाली जा चुकी है। और अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो देन ऑब्वियसली आपके लिए भी 3-4 वीडियो है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट नहीं हो। और अगर पीसीएम वाले स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और लेट्स सी व्हाट वी हैव इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन। इन अ केमिकल रिएक्शन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग विल अकर। मतलब कोई भी एक अगर केमिकल रिएक्शन है उसमें इन चारों में से कुछ ना कुछ होगा, इन चारों में से कोई ना कोई एक होगा ही होगा, कम से कम एक तो होना ही चाहिए सो दैट हम उसको केमिकल रिएक्शन बोल सकें। The first one is change in state. अगर वो, if that substance is in liquid form, it maybe after that chemical reaction it could become gaseous in gaseous state or in a solid state। मतलब कि there would be a change in state of that substance after a chemical reaction। or if there is a, if the state of that substance is not changing at all, there could be a change in color। उसके कलर में चेंज आ सकता है। और इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, उस केमिकल रिएक्शन में से कुछ गैस, कुछ नए नए गैस का निर्माण हो सकता है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है। देयर कुड बी अ चेंज इन टेम्परेचर टू। तो उस केमिकल रिएक्शन में कुछ टेम्परेचर में चेंज भी आ सकते हैं। तो मतलब कि ये चारों चीजें हो सकती है एक केमिकल रिएक्शन को करते वक्त, तो यहाँ पे ये बताया गया। एंड द नेक्स्ट वी हैव केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है? A symbolic representation of the reactant products and their physical state। जो भी एक केमिकल रिएक्शन में जो उसमें रिएक्टेंट होते हैं, जो एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, और जो प्रोडक्ट निकल के आता है और उनकी जो फिजिकल स्टेट होती है, उनका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम उसको किस तरीके से लिखते हैं, उसके सिंबल्स, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो उसके लिए एच लिखा जाता है। तो मतलब कि इस तरीके से उसके सिंबल्स को रिप्रेजेंट करके रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स इस तरीके से एक इक्वेशन सी बनाई जाती है, तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Here the total number of atoms on the reactant side is equal to the total number of atoms on the product side। अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट के, वो इक्वल है प्रोडक्ट साइड के, मतलब कि LHS इक्वल्स RHS है, देन वी कैन कॉल दैट केमिकल रिएक्शन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। नाउ how to balance an equation, not that important from examination point of view, so I will not discuss this। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोथर्मिक रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये अभी ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए पहले से, मैं तो बस डिस्कस कर रहा हूँ, आपको दोबारा से याद दिलाऊंगा। तो आपको ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, मैं आपको आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू दैट यू ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग्स, and still I am here to discuss all these things, just as to recall all those things। So exothermic reaction क्या होते हैं? In this type of reaction heat is released, heat is released exothermic reaction में, and endothermic reaction, in this type of reaction heat is absorbed। Now the types of reactions, there are many types of chemical reaction we have। The first one is combination reaction। Here two or more reactant combine to form one single product। कोई भी मतलब कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन करके कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो हम उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बहुत इजी। सेकेंड वी हैव डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोज मीन्स क्या होता है? टूटना, इनटू सेवरल पार्ट, ब्रेक डाउन।
तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, हियर अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू सेवरल सिंपल प्रोडक्ट्स। कोई भी एक रिएक्टेंट होता है, इसको फॉर एग्जांपल हीट करने पे ये दो प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हम इसको डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। And the next we have displacement reaction. Here one element replaces another element from a compound and form a new compound. यानी कि जो कंपाउंड होते हैं वो मतलब कि डिस्प्लेस कर देते हैं एक दूसरे को। मतलब कि यहाँ पे देखो FeSO4, मतलब कि Fe प्लस CuSO4 है। अब क्योंकि आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जो SO4 है ये आयरन के साथ आ गया और कॉपर अकेला रह गया। तो मतलब कि इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कुछ डिस्प्लेस होती है। नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज double displacement reaction. The elements form two compounds with interchange their position. For example, we have these two reactant in the left side and these two reaction on the right side, right? और इसके जो पीछे वाले पार्ट हैं, आप SO4 को देखो, पहले सोडियम के साथ था, अब ये बेरियम के साथ चला गया। और उसी तरीके से ये क्लोराइड जो है ये पहले बेरियम के साथ था, फिर सोडियम के साथ चला गया। तो मतलब कि जो रिएक्टेंट होते हैं ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इसमें से अगर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा रिएक्शन है जो आपको ऐसा लगता है कि यू विल गेट फॉरगॉट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, देन यू शुड कीप अ नोट ऑन ऑल दिस थिंग्स। आप अपने साथ एक, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि यू शुड गेट अ कॉपी एंड पेन विद यू व्हाइल हैविंग दिस वीडियो प्लेइंग and keep noting all the important thing. Next we have oxidation and reduction reaction. So oxidation क्या होता है? In this type of reaction a substance gain oxygen और release hydrogen। मतलब कि इन दोनों में से एक चीज हो सकती है, या तो वो इट गेन्स ऑक्सीजन, या तो वो ऑक्सीजन गेन कर रहा होगा उस रिएक्शन में, या फिर हाइड्रोजन रिलीज कर रहा होगा, तो हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास नीचे यहाँ पे है। And the next we have reduction. In this type of reaction, a substance gains hydrogen or release oxygen. इसका उल्टा. And an example is given. And after that we have redox reaction. Redox reaction क्या होता है? Reaction where simultaneous oxidation and reduction reaction takes place called redox reaction. मतलब कि जिसमें oxidation भी हो रहा हो और reduction भी हो रहा हो, दोनों reactions एक साथ हो रहे हो, तो हम उसे redox reaction कहते हैं। तो हमारे पास ये जो एग्जाम्पल है ये रहा रेडॉक्स रिएक्शन का, इसमें देखो आप ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। एंड नेक्स्ट वी हैव कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन को आप सिर्फ ऐसा जंग लगना, कोरोजन हमें पता है कि जंग लगने को कोरोजन कहते हैं, बट बीइंग अ साइंस स्टूडेंट वी कांट जस्ट से कि कोरोजन को जंग लगना कहते हैं एंड ऑल दैट। सो अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, you should have a proper definition in your mind. It's not like कि जंग लगने को हम कोरोजन कहते हैं, एक केमिकल रिएक्शन होता है कोरोजन भी। तो द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अप ऑफ मेटल बाय अ लेयर ऑफ some other substance due to presence of some external substances such as acid and moisture is called corrosion. तो हम एक और बड़ी देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अप, जो भी मेटल्स वगैरह होते हैं या फिर जो मेटल्स होते हैं उसके ऊपर एक अलग परत आ जाती है, कोट आ जाती है किस चीज की? सम अदर सब्सटेंस। जो लोहे के ऊपर जंग लगा होता है ना, वो एक्चुअल में लोहा नहीं होता। जो जंग लगा जो ऊपर, जिस चीज को आप हाथ से हटा दोगे ना, किसी भी जंग लगे हुए लोहे को, तो वो जो जंग होता है ना, जंग, वो लोहा नहीं होता। दैट इज सम अदर सब्सटेंस जो कि वाटर वेपर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ और ही अलग सब्सटेंस बन चुका है वो। So, the process of coating of a metal by a layer of some other substance due to the presence of some external substances. जब in case of iron, there is the external substances, oxygen, water vapor, and all that, and such as acid and moisture is called corrosion. Now let's talk about the rancidity. ये corrosion आप ठीक तरीके से देख लेना, और ये rancidity भी बहुत important है, तो आप इसको
लिख लो। मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये जो इम्पोर्टेंट जो जो मैं बोल रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, आप उसको लिखते जाओ। वीडियो पॉज करो, उसको नोट डाउन करो, क्योंकि जब आप वीडियो खत्म करोगे फिर आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाएगी, एक पूरा 2-3 पेज आ जाएगा आपके पास। कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होंगे वो, तो उनको आप कल परसों जब भी आपका एग्जाम है निकलने से पहले आप एक बार ये नजर मार लेना उस पे। रेंसिडिटी, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन और ऑफ फैट्स। द रेंसिडिटी क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स लीडिंग टू द चेंज इन देयर स्टेट एंड स्मेल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जो आपके घरों में ऑयली, ऑब्वियसली जितनी भी सब्जियां बनती है यार उसमें तो ऑयल डलता ही है, फैट डलता ही है। तो कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि वो चीज खराब हो जाती है, वो जो सब्जी होती है वो खराब हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो उसमें उसके अंदर जो ऑयल्स हैं, उसके अंदर जो फैट्स हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ अलग ही लीडिंग टू, मतलब कि कुछ अलग ही मटेरियल बना लेती है, कुछ अलग ही सब्सटेंस बना लेती है, जिसकी वजह से, और वो जो अलग चीज बनती है ना, उसकी उसका जो टेस्ट होता है, उसकी स्मेल होती है, वो अलग होती है उस सब्जी से। सो और उस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। तो घरों में हमारे जो खाना खराब हो जाता है, उसको हम सिंपल वर्ड में तो हम बोल देते हैं कि खाना खराब हो गया, और जो एक्चुअल में जो पीछे का जो उसके साइंस होता है, वो रेंसिडिटी होता है, कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो जो चिप्स वगैरह होते हैं, अ, उनके अंदर पहले से ही नाइट्रोजन गैस भर के पैकेट में देते हैं, सो दैट वो खराब ना हो जाए। ऑक्सीजन के साथ उसके जो तेल हैं, उसके जो फैट है, वो रिएक्ट ना करें ऑक्सीजन के साथ, और वो कुछ अलग सब्सटेंस ना बना दें जिसका टेस्ट अलग हो और स्मेल अलग हो। इसलिए उसके अंदर क्योंकि नाइट्रोजन गैस रिएक्ट नहीं करता, ऑलमोस्ट जीरो होता है उसका रिएक्टिंग पावर। तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो वो जैसा है वैसे ही रह जाता है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नाउ बेस, बेस क्या होता है? दीज आर द सब्सटेंसेस हैविंग बिटर टेस्ट। जो बेस होते हैं उनका बिटर टेस्ट होता है। बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर टेस्ट, ऐसे ही आप याद रख सकते हो उस चीज को। दे टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। और जो एसिड होते हैं, दे टर्न द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। जो बेस होता है, इसका बिटर टेस्ट होता है, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर टेस्ट, एंड देन बी फॉर ब्लू। जो रेड लिटमस है उसको ब्लू कर देता है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। और जो एसिड होता है वो इसका उल्टा होता है, वो ब्लू लिटमस को रेड बना सकता है। नाउ इंडिकेटर क्या होते हैं? जो हमें इंडिकेट करें, जो हमें दर्शाएं, हमें बता दें इंडिकेट करके कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ये हमें बता देता है कुछ अलग अलग कलर करके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसको टर्मरिक है, उसको जैसे कि आपके खाने, आपके शर्ट पे खाना गिर गया, उसमें ऑब्वियसली हल्दी होती होगी, टर्मरिक होती होगी, तो उस टर्मरिक पे अगर आप डिटर्जेंट डालते हो जिसमें कि बेस होता है बहुत ज्यादा, तो उससे क्या होगा, वो जो बेस होगा और वो टर्मरिक दोनों रिएक्ट करेंगे और कुछ आपका एक कलर, अलग कलर हो जाएगा उस शर्ट के ऊपर। आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो, खराब शर्ट पे ट्राई करना। एंड द नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन विद मेटल। जो एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं, ये मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, और जो बेस है वो भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और आपके पास एक एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं पहले से ही, सो यू कैन हैव लुक एट इट एट दिस एग्जांपल। नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आप इसको देखो कि ये रिएक्शन ऑफ एसिड, जो एसिड है उसका मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होने पे क्या होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएं तो क्या बनता है, आप इसको पढ़ें। नेक्स्ट वी हैव मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो, नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा? तो आप देखिए मेटल ऑक्साइड को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो सॉल्ट और वाटर रिलीज हो रहा है। एंड अगेन विद नॉन मेटल एंड ऑक्साइड, द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड एंड base also produces salt and water. And after that we have acid base reaction. What about if we react some acid with base? For example, in this case
तो देखो आप सॉल्ट प्लस वाटर ही बन रहा है फिर से। इन वाटर सॉल्यूशन में अगर हम ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। एंड आफ्टर दैट वी हैव पीएच। पीएच क्या होता है? द मेजर ऑफ एसिडिटी और एल्कलाइनिटी। जो बेस होते हैं उसको हम एल्कलाइन भी कहते हैं, तो आप इसका कंफ्यूज ना हो, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए ये कि बेस को हम एल्कलाइन भी कहते हैं। तो एसिड जो जो मेजरमेंट होता है एसिडिटी और एल्कलाइनिटी, उसको हम पीएच लेवल पे माप करते हैं, पीएच के स्केल पे। और जो स्केल होता है 0 से 14, एक जो स्केल होता है इसमें 1 2 ऐसे ऐसे करके 14 तक होता है। अगर पीएच 7 आ रहा है, मतलब किसी कोई भी हमने सोल्यूशन लिया या फिर कोई भी केमिकल लिया या फिर कुछ भी लिया हमने, अगर उसका पीएच 7 आ रहा है इट मीन्स वो न्यूट्रल न्यूट्रल सोल्यूशन है, वो ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। अगर उसका पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक सोल्यूशन है, और जितना ज्यादा कम है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाता है वो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन मींस तो समझते ही होगे, सॉल्यूशन मींस नॉट आंसर, सॉल्यूशन मींस इज अ काइंड ऑफ लिक्विड। तो एक लिक्विड है उसका जो पीएच है वो 6 है, और दूसरा लिक्विड है उसका पीएच जो स्केल है वो है लेट्स से 2 है। तो जो 2 होगा उसका वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एज कंपेयर टू द वन विथ हैविंग पीएच लेवल ऑफ 6। और जो पीएच लेवल 7 से ऊपर होते हैं उसको हम बेसिक सोल्यूशन कहते हैं। ह्यूमन बॉडी जो होती है उसके ह्यूमन बॉडी जो होती है यूजुअली 7 या 7 to 7.8 के बीच में लाई करती है ह्यूमन बॉडी का जो पीएच होता है। चेंज इन पीएच इन बॉडी कॉजेज, अगर आपकी बॉडी में जो पीएच लेवल है ये अगर 7 से कम चला गया या फिर 7.8 से ऊपर चला गया तो फिर आपके पेट में दर्द हो सकता है। टू आपके जो दांत हैं वो सड़ने लग सकते हैं, बर्निंग पेन, हनी बी। ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपको अगर मधुमक्खी काटती है तो आपको बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा। अगर आप वहां पे एक सुई चुभो लो आपके अपने हाथ पे तो उतना दर्द नहीं होगा जितना कि एक मधुमक्खी के डंक से होगा। वो क्यों होता है? क्योंकि जो मधुमक्खी होती है, जैसे अगर आप अपने हाथ में सुई चुभो लोगे तो कुछ नहीं होगा, ऑब्वियसली एक छोटा सा छेद हो जाएगा और थोड़े बहुत खून निकलेंगे और वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, उसके दर्द का एहसास भी नहीं होगा। लेकिन जो मधुमक्खी डंक मारती है तो वो अपने डंक के जरिए एसिड, एक जो स्वीट एसिड कहते हैं इसे, तो एक एसिड छोड़ देती है हमारे शरीर के अंदर, जिसकी वजह से वो जो एरिया होता है जहाँ पे उसने डंक मारा है, वो जो डंक जहाँ पे उसने डंक मारा है वहां पे उस एरिया को, और एरिया का जो पीएच लेवल होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है 7 से, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फूल जाता है वो। उसको ठीक करने लग जाती है हमारी शरीर, उसको नॉर्मल करने की बहुत कोशिश करने लग जाती है, इसलिए वहां पे फूल जाता है और बहुत ज्यादा दर्द होता है, जब तक कि वो उसका जो पीएच लेवल है वो नॉर्मल ना हो जाए। तो अब आपको पता चल गया जो मधुमक्खी काटती है तो इतना ज्यादा दर्द क्यों होता है और वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन क्यों हो जाता है, इस पीएच की वजह से। नाउ कॉमन सॉल्ट जो होता है उसका आपको पता ही होगा, NaCl ही होता है। केमिकली जो एक जिसका सिंबल होता है NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। एंड उसका जो पीएच होता है वो 7 होता है, मतलब ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, ये न्यूट्रल होता है। अगर मतलब कि आप एक वाटर उस सॉल्ट को वाटर में डालोगे तो वो ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा वो। एंड आफ्टर दैट वी हैव टेबल। आप इस ग्राफ को, जो ट्री सी बनी हुई है, आप इसको देखो एक बारी खुद से, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हो। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चीज थिंग, वी हैव ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला होता है और इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, इसके यूजेस क्या क्या हैं, आप इसको पढ़ें। ब्लीचिंग ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुड पल्प, क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, डिसइंफेक्टिंग मटेरियल्स को डिसइंफेक्ट करने के काम आते हैं ये ब्लीचिंग पाउडर। एंड आफ्टर दैट वी हैव बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, एक साइंटिस्ट से पूछोगे तो आपको कहेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एक आम इंसान से पूछोगे तो आपको बेकिंग सोडा कहेगा।
इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है? इस ऐसे केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल को ये जो होते हैं रिएक्टेंट, इसको रिएक्ट करा के फिर ऐसे यहाँ पे बेकिंग सोडा बन जाता है। इसके क्या क्या यूजेस हैं हमारी रियल लाइफ में? मेकिंग बेकिंग पाउडर, जो हमारी रियल लाइफ में बेकिंग पाउडर यूज होती है, इस बेकिंग सोडे की मदद से उसको बनाया जाता है। एंटी एसिड बनाने में भी बेकिंग सोडा यूज होता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये बेकिंग सोडा यूज होता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, इसकी प्रिपरेशन इस तरीके से की जाती है। एंड द यूजेस ऑफ दिस वॉशिंग सोडा इज इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज द वॉशिंग सोडा इज यूज्ड। ये छोड़ दो, तीन ही याद रखो आप। एज डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट में आपके जो घरों में डिटर्जेंट है वहां पे भी वॉशिंग सोडा यूज होता है। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर is also washing soda is used. And after that we have plaster of Paris. उसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है, प्रिपरेशन इस तरीके से की जाती है। और जो इसके यूजेस हैं, for making toys, for making decorations, for setting fractured bones, this plaster of Paris are used. इसको gypsum भी कहा जाता है। And after that we have physical properties of metal and then chemical property of metal. जो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करें। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लेट्स से मेटल, शाइनिंग सरफेस इन प्योर स्टेट कॉल्ड मेटालिक लस्टर। जो मेटल्स होते हैं, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं, दे हैव शाइनिंग सरफेस एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लस्टर। मतलब आपने देखा होगा सोना, चांदी, जो स्टील, एल्यूमिनियम, इनके जो सरफेस होते हैं, आपके घरों में जो प्लेट वगैरह है, आप बस उसको उठा के देखो, आपका चेहरा दिख जाएगा उसमें, अगर वो साफ होंगे ठीक तरीके से तो उनके जो मेटेलिक बॉडी होती है वो लस्टर होती है, उसके ऊपर शाइनिंग सरफेस होती है। जनरली हार्ड, ज्यादातर मेटल हार्ड होते हैं, बताने की जो जरूरत ही नहीं है कि मेटल्स हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द फ्यू एक्सेप्शनल केसेस। फॉर एग्जांपल जो पोटेशियम होता है, और आई डोंट नो, एक और मर्क्यूरी होता है, ये भी मेटल है लेकिन फिर भी रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड में मिल जाएंगे, तो वो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन जनरली जितने भी मेटल आप देखोगे, एक दो को छोड़ के, वो सारे हार्ड होते हैं, आप उनको हाथ से दबा नहीं सकते, इतने हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं वो। मेलिएबिलिटी, उनके अंदर एक और जो प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, आप ध्यान रखें कि फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि कई बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिजिकल यानी फिजिक, वो देखने, हाथ टच करने में, ऐसे ऐसे में, तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो मेलिएबिलिटी हो गया ये। मेलिएबिलिटी इज द एबिलिटी टू मेक थिन शीट्स बाय बीटिंग। आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एल्यूमिनियम की मेलिएबिलिटी को दिखाता है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होता है? द एबिलिटी टू मेक वायर बाय ड्राइंग। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट। मतलब कि डक्टिलिटी वो होता है जिससे कि हम, आपने घरों में अपने तार देखे होंगे, तो तार के अंदर जो वायर्स होते हैं, उसके अंदर जो मेटल होता है, कॉपर का या फिर एल्यूमिनियम यूज होता है। कॉपर और एल्यूमिनियम जनरली यूज किए जाते हैं, और लेकिन जो गोल्ड होता है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल एलिमेंट है, यानी कि उसकी फॉर एग्जांपल 5 ग्राम आप एल्यूमिनियम लो, 5 ग्राम आप कॉपर लो, और 5 ग्राम ये अपना सोना लो, तो तीनों से अगर आप तार बनाना चाहोगे ना कि कितने लंबे से लंबी तार बना सकता हूँ मैं, तो सबसे ज्यादा लंबी तार आपको गोल्ड से बनेगी। तो यह इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जो मेटल्स होते हैं दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वो हीट को अपने एक एक मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर पास आउट करते हैं, आगे पीछे वो उसके, अगर मतलब एक अच्छा एग्जांपल ले लो यार आप, जैसे कि कोई भी मेटालिक चीज लो, उसको उसके एक एंड को आप गर्म करोगे, उसका दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा। आप उसको डायरेक्टली मेटल पकड़ के आप नहीं कर सकते, उसको उठा सकते। इसलिए हमारी जो कढ़ाई वगैरह होती है उस पर, उसको हम कपड़े से उठाते हैं, या फिर उस पर कुछ रबर जैसी चीज बनी होती है, हम उसको पकड़ के उठाते हैं।
अब ऑब्वियसली उसके जो हैंडल पे जो उतना गर्म होता है वहां पे तो आग नहीं होती, लेकिन फिर भी वो इतना गर्म हो जाता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द दैट मेटल, जो आपकी जो कढ़ाई बनी हुई है वो मेटल की बनी हुई है, एंड द मेटल इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट्स वाई वो गर्म हो जाते हैं उसके हैंडल भी। द नेक्स्ट वी हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल्स होते हैं कढ़ाई पे, अगर आप कढ़ाई को अपने गैस के ऊपर रखते हो तो वो पिघल तो नहीं जाती ना इतनी गर्मी में। अगर आप प्लास्टिक रख दो तो वो पिघल जाएगी। लेकिन जो आपके मेटेलिक चीजें होती हैं उनकी, क्योंकि उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होती है, इसकी वजह से वो पिघलते नहीं है। दैट्स वाई दे डू नॉट मेल्ट because of high melting point. And after that we have another physical properties, it conducts electricity. metals जो ज्यादातर मोस्टली मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अगर आप एक तरफ करंट डालोगे तो आप दूसरी तरफ आपको करंट लग सकता है। जो कि प्लास्टिक वगैरह में या फिर वुड में, उन केसेस में अगर आप करंट डालोगे तो आपको, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक एंड पे आप करंट डालते हो तो दूसरे एंड को छूते हो तो आपको करंट नहीं लगेगा। बट नॉट इन दैट केस ऑफ मेटल। मेटल के अंदर अगर आप एक एंड पे करंट डालते हो और दूसरे एंड को छूओगे तो क्योंकि ये कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, पूरी बॉडी में उसकी इलेक्ट्रिसिटी फैल जाएगी और आप उसको टच करोगे तो आपको करंट लग सकता है। So because of this physical property of metal, of good conductivity of electricity, so metals are very good conductor of electricity. And after that at last we have sonorous, it produces sound. अगर आप किसी लकड़ी पे या प्लास्टिक पे टैप करोगे तो उतनी तेज आवाज नहीं आएगी जितनी तेज आपको किसी मेटल के ऊपर टैप करोगे या फिर किसी चीज को लेके उस पे मारोगे तो उस पे से जितनी तेज आवाज आएगी। और इसलिए जो मंदिरों में घंटियां होती हैं, घंटी, उसको मेटल से बनाया जाता है, यूजुअली कॉपर यूज होते हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। वही है कि इसको अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करने पे क्या बनता है। फॉर एग्जांपल मेटल को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ऑक्साइड बनेगा, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड। तो आप इसको एक बार रीड आउट करो केमिकल प्रॉपर्टी को। And let's move to the non-metal physical property. They do not have luster, उनमें shining नहीं होती, generally exist in liquid or gaseous form. They are neither malleable nor ductile. ना तो इससे आप कोई शीट से बना सकते हो, पीट पीट के लकड़ी को पीट पीट के आप शीट नहीं बना सकते, कट करना पड़ता है उसे। और ना तो आप उसको खींच के ऐसे तार से बना सकते हो। They are bad conductor of heat and electricity. And after that we have they are non-sonorous. मतलब आप उस पे लकड़ी पे ऐसे टैप करोगे तो आवाज गूंजेगी नहीं है, ऐसी खट सी आवाज आएगी। लेकिन अगर आप घंटी बजाओगे तो टन ऐसी आवाज आएगी, और लकड़ी को बजाओगे तो खट खट की ऐसी आवाज आएगी। एंड मेटल प्लस, अगर हम एक मेटल को नॉन मेटल से रिएक्ट करवाएं तो क्या बनता है, आप इसको एक बार देख लो खुद से। एंड नेक्स्ट वी हैव फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। दे आर यूजुअली फाउंड इन सॉलिड स्टेट, हार्ड। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, आप ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो लेट्स स्किप दिस थिंग। मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इज आल्सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सो आई एम स्किपिंग इट। अगर आपको देखना है एक बार रीड आउट करना है तो आप इसको वीडियो पॉज करके रीड आउट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे रोक रखा है। एंड आफ्टर दैट वी हैव मॉडरेटली एक्टिव मेटल्स। कुछ कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो थोड़े से ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो आप इसको देखिए, जिंक है, ये किस तरीके से रिएक्ट होता है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट चैप्टर इज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस ऑब्वियसली आप एक पीसीएम के स्टूडेंट हो और जो चैप्टर 4 आपका है लाइफ प्रोसेसेस, ये एक मेडिकल, एक बायोलॉजी का चैप्टर है, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा इस वीडियो में। मैंने इस चैप्टर को ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है, जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए, तो ये आपके काम का नहीं है, तो हम इस चैप्टर को स्किप करते हैं।